also recording this lecture. चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैशटैग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अटिक होकर सुनिएगा। आज का जो सेशन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल अगर आप लोग ध्यान से सुने तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह विशेषतः वो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के क्वालिटी पे ना डिपेंड करके उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब तुमने सॉल्वेंट में क्या डाला है ये मत बोलो, कितना डाला है ये बोलो। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली किसकी बात करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट की नहीं। मतलब यहां पर क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, क्वालिटेटिव नहीं। पर इसकी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि पहली तो कि जो सॉल्यूट की बात हो रही है, जिस सॉल्यूट की बात हो रही है वो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो खुद भाप बन के ना उड़े, मतलब जिसके वेपर्स ना बने। जैसे कि मैं एक फिगर बनाकर अगर आप लोगों को दिखाना चाहूं तो सपोज करो ये मेरे पास एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ये मेरे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और यहां अपन दिखाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैं ए मानने वाला हूं, ए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो भाप बन के, वेपर्स बन के ना उड़े। ज्यादातर ऐसे सॉल्यूट होते हैं सॉलिड, जैसे चीनी। चीनी को एक डब्बे में रखा है, जिस डब्बे में चीनी रहती है आपके, उस डब्बे को खोलेंगे तो चीनी का कोई वेपर थोड़ी होता है, भाप थोड़ी होती है। जैसे नमक, नमक के कोई वेपर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड होता है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें हर मॉलिक्यूल को मैंने एक मॉलिक्यूल से चिपका कर दिखाया है। चिपकाने का मतलब है ये सॉलिड है जिसके वेपर्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो नेग्लिजिबल होंगे, कोई एक आधा होगा भी तो। इसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, NVS, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बच्चों ये है हमारा ए मान लिया, तो P नॉट ए कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे तो वो 0 होगा, लगभग 0 होगा। क्योंकि हमने इधर एग्जैक्ट 0 नहीं मानते हम लोग, हम इधर लिखते हैं P नॉट ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बी की, बी एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। अगर आप देख रहे हैं मैंने बी के बीच में गैप बनाया है क्योंकि वो लिक्विड दिखा रहा हूं मैं, जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो चिपके हो, उनके बीच में गैप होता है और इनके अच्छे खासे वेपर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये है वॉलेटाइल सॉल्वेंट और यहाँ पर इसके प्रेशर को मैं मान रहा हूं P नॉट बी। अब जब मैं NVS को, अब से मैं NVS बोलूंगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को। अब जब मैंने NVS को डाल दिया तो हुआ क्या? अब हर एक A एक B के साथ जुड़ गया, हर एक A एक B के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से अब सरफेस पर सारे B नहीं है। सरफेस पर हम देख रहे थे पहले, जहां पर सरफेस पर सारे B थे, अब सरफेस पर सारे B नहीं है, कुछ भी रह गए, कुछ भी रह गए, जहां से एस्केपिंग होगी और वेपर्स बनेंगे।
बट व्हाइट वाली जगहों से एस्केपिंग नहीं होगी क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो इसका मतलब पहले अगर हम सॉल्वेंट को देखते हैं तो पहले सॉल्वेंट देखिए, पूरा सरफेस सॉल्वेंट मान लो ये है, तो पूरा सरफेस सॉल्वेंट है। पूरा सरफेस अगर सॉल्वेंट है तो पूरे सरफेस से एक्टिव एस्केपिंग होगी। एस्केप मतलब वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। बट अगर कुछ सॉल्वेंट को हटा दो और उनकी जगह आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एनवीएस को ले आओ, तो वहां से कोई एस्केपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ये व्हाइट वाले यहां से क्रॉस, क्रॉस मतलब कोई एस्केपिंग नहीं होगी, इनके कोई वेपर्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब अल्टीमेटली जहां पर सॉल्वेंट का पहले पूरा सरफेस एरिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल था, पूरे सरफेस से वेपर बन रहे थे, अब एनवीएस डालने के बाद एक बात तो तय हो गई, पूरा सरफेस एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, पूरे सरफेस पर वेपर्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि जहां जहां पर ए है वहां वहां से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, वो वेपर नहीं बन रहे, जिसकी वजह से वेपर्स पहले से कम हो गए। वेपर का बनना पहले के मुकाबले वेपर का बनना कम हो गया। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये सॉल्यूशन है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, पीटी है, और वो पीटी बराबर है पीबी के। पीबी का मतलब क्या है, पी नॉट बी मतलब बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, और पीबी का मतलब बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। और बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ही रिस्पॉन्सिबल है टोटल वेपर प्रेशर के। क्यों? क्योंकि ए का कोई वास्तविक रूप में वेपर प्रेशर है ही नहीं, ना अकेले ना सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब हुआ क्या, जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला गया, हुआ क्या, हुआ यूं कि पहले जहां वॉलेटाइल सॉल्वेंट का पूरा सरफेस एरिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, अब मान लो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया आपने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मान लो ये है, तो यहां से कोई वेपर्स नहीं बन रहे, जिनकी वजह से वेपर्स बनने कम हो गए। वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इन शॉर्ट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। एक बार दोबारा सुनेंगे, एक बार दोबारा सुनेंगे। एनवीएस डालने से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से, कोई सॉल्वेंट जो वॉलेटाइल था, जो एस्केप कर रहा था, जो वेपर्स बना रहा था, उसका वेपर बनना कम हो जाता है, क्योंकि उसका सारा का सारा सरफेस एरिया एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। वेपर्स बनने कम हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है भाई साहब, पहली बात। दूसरी बात, ये वेपर प्रेशर बनना क्यों कम हुआ, एनवीएस की वजह से। मान लीजिए ये सारा अभी वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, मैं आखिरी बार आपको बोल रहा हूं, यहां पर से सारे के पार्टिकल्स है, तो सारे पार्टिकल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एस्केपिंग में। मान लो मैंने एनवीएस डाल दिया, एनवीएस डालने से कुछ एनवीएस डालने से सरफेस में कुछ एनवीएस आ गए, जिसकी वजह से उनके एनवीएस आने की वजह से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से वेपर्स नहीं बन रहे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। तो बेटा ये वेपर प्रेशर कम और हो जाएगा अगर मैं और एनवीएस डाल दूं, बिल्कुल। और एनवीएस डाल दूं तो और कम हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है, ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आप कितना एनवीएस डाल रहे हैं। जितना एनवीएस डालेंगे, जितने एनवीएस के मोल्स होंगे, जितना एनवीएस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा, उतना वेपर प्रेशर कम होता रहेगा, क्योंकि जितने एनवीएस आते रहेंगे एस्केपिंग उतनी कम होती रहेगी, एस्केपिंग उतनी कम होगी, क्योंकि सरफेस एरिया पर एनवीएस आ जाएंगे और वो वेपर नहीं बनेंगे। वेपर ना बनने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बात तय है, अगर मैं यहां पर देखूं, सॉल्यूशन बनने से पहले सीन क्या है, सॉल्यूशन बनने से पहले सिर्फ एक वेपर प्रेशर है, कौन है वो, पी नॉट बी। ए का तो है ही नहीं, पी नॉट बी। और सॉल्यूशन बनने के बाद भी एक ही वेपर प्रेशर है, पीबी, उर्फ जिसको हम पीटी भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों वेपर प्रेशर की बात करता हूं तो देखता हूं पी नॉट बी बड़ा है,
क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। अच्छा, कितना कम हुआ वो किस पे डिपेंड करता है? मैंने कितना एनवीएस डाला। तो इसका मतलब ये वेपर प्रेशर का कम हो जाना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। वह प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ना उनके नेचर पर। नेचर पे नहीं, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं। दोज प्रॉपर्टीज of solution which depends on the number of moles of solvent, on the number of moles of solvent, but not on their nature, on the number of moles of solute but not on the nature। solute के moles पर, क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। क्वांटिटेटिव but not qualitative, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी, it is valid only for non-volatile solute NVS। और आप जानते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन होते हैं? ज्यादातर सॉलिड्स जिनके वेपर्स नहीं बनते, जो वॉलेटाइल नहीं होते, भाप बनने नहीं चाहते। जैसे नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन वॉलेटाइल है, उसको नहीं लेंगे, सॉलिड है पर वॉलेटाइल है। ड्राई आइस सॉलिड है पर वो एनवीएस नहीं है। तो इसमें भी ध्यान रखना है आपको, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मतलब जो वेपर्स ना बनने की इच्छा रखता है। all valid only for non volatile solute and for dilute solution। dilute solution dilute होना चाहिए, उसी के लिए काम करेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? हमारे सिलेबस में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 CP। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज से हम आपसे CP कहेंगे। देयर आर 4 CP। देयर आर 4 CP। पहला RLVP, relative lowering in वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, एक एक करके टेकअप करेंगे। दूसरा EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है एबिलियोस्कोपी। सब समझाएंगे, टेंशन मत लो। तीसरा है DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। अगर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा मतलब बढ़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा मतलब कम होगा। इसको भी एक दूसरे शब्द से जाना जाता है, क्रायोस्कोपी फिनोमेना। और डी है OP, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 है। ये 4 में से जो पहले 3 है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड, बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हाउसएवर ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा अलग से हम पढ़ सकते हैं। तो ये पहले 3 तो एकदम इंटर रिलेटेड है, मतलब एक नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा तीसरा नहीं आएगा, ऐसा कुछ। तो अच्छी तरह से समझिएगा। तो हम लोग एक एक करके टेकअप करते हैं। हमने सबसे पहले आप लोगों को ये समझा दिया कि अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है
किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ता ना हो, जो एस्केप ना करता हो, इसको मैंने डाल दिया ऐसे एक सॉल्वेंट में जो एस्केप करता हो, then what will you feel? तो आप देखेंगे जो एस्केप कर रहा था ना वो भी कम हो गया भाई, कम एस्केप करने लग गया। क्यों? क्योंकि अब सरफेस पर सिर्फ अकेला वो नहीं, अब सरफेस पर सिर्फ अकेला वो नहीं है, कुछ एनवीएस भी आ गया जो कुछ वर्क डन करना ही नहीं चाहते, जो एस्केप करना ही नहीं चाहते। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग हैं, मान लो, जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, मतलब अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, ठीक है, जीरो वर्क डन वाले। और कुछ ऐसे लोग हैं वहीं पर जो बहुत काम करते हैं, काम करते हैं मतलब फोर्स लगाते हैं, फोर्स। मान लो लेबर हैं तो दरवाजा वो करना या फिर काम कुछ करते हैं, दे आर हार्ड वर्कर्स। जब मैंने इसको इसमें डाल दिया, एक सेकंड वेट करिए बेटा अकू, जब मैंने इसको इसमें डाल दिया, व्हाट विल आई सी? मान लो ये वाले हैं जो काम करने वाले हैं, जब मैंने इन बंदों को इन बंदों के साथ मिक्स कर दिया, अब क्या परिस्थिति है? परिस्थिति ये है कि अभी भी ये वाले तो काम करेंगे बट ये वाले लोग काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, नेट वर्क डन कितना कम होगा डिपेंड करता है मैं जितने ज्यादा ए वाले लोगों को, ये वाले लोगों को जितना मिलाऊंगा उतना वर्क डन कम हो जाए, क्योंकि ये लोग तो काम करना ही नहीं चाहते ना। तो इसका मतलब इनका काम करना कम कर सकता हूं, इनका काम करना कम हो जाएगा। और इनका काम करना कितना कम हो जाएगा वो डिपेंड करता है आप कितना ए डालते हो। ए पर निर्भर करता है, सब कुछ ए पर निर्भर करता है। इसी तरह से ये जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, जो वेपर बन रहा है, एस्केप कर रहा है, इसकी एस्केपिंग कम हो जाएगी जब आप ऐसे आइटम डाल दो जो एस्केप नहीं करता, तो उसकी एस्केपिंग कम हो जाएगी। एस्केपिंग कितना कम होगा वो डिपेंड करता है आप कितना ए डालते हो। इसका मतलब वेपर प्रेशर पी नॉट बी से पी बी कितना कम होगा वो डिपेंड करता है आप कितना ए डालते हैं, ए के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पर कम होना, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, इसको एलवीपी भी कहते हैं, एलवीपी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, डेल्टा पीबी से इसको शो करेंगे, वेयर डेल्टा पीबी मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ बी मींस पी नॉट बी माइनस पीबी, है ना, क्योंकि पी नॉट बी ज्यादा होगा ना। पी नॉट बी क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि पहले पी नॉट बी था, अकेले था, अकेले वो सारा का सारा काम कर रहा था, पर पीबी मतलब जब ए डाल दिया, ए डालने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है, तो आप कहोगे डेल्टा पीबी है। तो आपसे पूछेगा भैया डेल्टा पीबी का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे वेयर डेल्टा पीबी मींस पी नॉट बी माइनस पीबी, जितना वेपर प्रेशर पहले था माइनस जितना वेपर प्रेशर अब हो गया, अब हो गया, ए के डालने के बाद हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब डेल्टा पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? काई ए के। ए के बी में कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है ए पर, क्योंकि ए है वो जो वेपर प्रेशर कम कर रहा है, क्योंकि ए वेपर नहीं बन रहा, क्योंकि ए है नॉन वॉलेटाइल नेचर का। तो जितनी मात्रा में ए डालोगे, जितने ए के मोल्स होंगे, जितना ए का मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम होता रहेगा। तो वेपर प्रेशर का कम होना निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के।
अब यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगेगा, आप जानते हैं, इक्वल टू हटाकर, और वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन पी नॉट बी ही होगा, क्योंकि पी नॉट बी ही इकलौती कांस्टेंट चीज है यहां पर। अकेले सॉल्वेंट या अकेले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, तो ये कांस्टेंट है यहां पर। ये बन गई बात। और अगर मैं उस पी नॉट बी को नीचे ले आऊं तो यहां से एक नई चीज निकल के आ रही है। क्या है ये? ये क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है, ऊपर है कितना वेपर प्रेशर कम हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पहले कितना था। ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। एक 100 रुपए की शर्ट थी, उस पर डिस्काउंट चला और वो 90 रुपए की मिल गई, तो कितना कम हो गया? 100 माइनस 90, 10 रुपए कम हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 110, इसका मतलब उसका प्राइस 1/10 गिर गया। तो ये क्या दिखाता है? ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दिखाता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब पहले के मुकाबले कितनी गिरावट आई, रिलेटिव लोअरिंग। इसका मतलब ये वाली चीज डेल्टा पीबी divided by P naught B shows relative lowering in vapor pressure, मतलब RLVP। ठीक है, और RLVP इज इक्वल्स टू क्या है? RLVP इज इक्वल्स टू क्या है? काई ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका मतलब RLVP किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और वो चीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहां से ये सिद्ध हुआ कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां से प्रूव हुआ कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ बेटा, बताइए क्या पूछ रहे थे? आपकी आवाज नहीं आई। चलिए, हम आगे देखते हैं। क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो यहां से हमारा पता लग गया कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करने वाली यह प्रॉपर्टी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमने पहली RLVP कर लिया डिस्कस। और RLVP डिस्कस हुआ कैसे? पहले हमको डिस्कस करना पड़ा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस करने के बाद हमने वहां से निकाला RL। इसकी थियरी में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे, व्हेन ANVS is added in volatile solvent, when ANVS is added in volatile solvent, then the escaping of solvent decreases. Then the escaping of solvent decreases as the NVS does not participate in escaping and vapor formation. Thus, इसीलिए
वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इसीलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दिस डिक्रीज in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of non-volatile solute. ठीक है, and hence the relative lowering in vapor pressure, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, हेंस द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, depends on the amount of on the number of moles of solute due to which RLVP is considered as a colligative प्रॉपर्टी. ठीक है, अब दूसरी बात, अगली बात क्या है कि RLVP is the solution, is the solution, यहां पे नहीं लिख रहा, is the, you know क्या लिखना चाहिए मुझे, is the, is a part of is a derived, is a derivation, is a derivative, हाँ, is a derivative. RLVP is a derivative of राउल्स लॉ. क्यों कह रहा हूं मैं, जरा फार्मूले को देखते हैं एक बार. डेल्टा पीबी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू है काई. डेल्टा पीबी को लिख सकता हूं पी नॉट बी माइनस पीबी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई. दोनों का अलग अलग कर लो, पी नॉट बी अपॉन में पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई. ठीक है, ये फार्मूला कहां से आया भाई साहब, ये फार्मूला कहां से आया, अभी बताया यार, ये तो रहा डेल्टा पीबी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई. ये ठीक है ना, ये यहीं से आया है. फिर मैंने क्या कर दिया, पीबी डेल्टा पीबी की जगह क्या आ गया, पी नॉट बी माइनस पीबी आ गया यार. ठीक है ना, तो फिर क्या कर दिया मैंने, ये दोनों को अलग अलग कर दिया. फिर यहां से ये कट जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी बी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई. फिर ये उधर चला जाएगा, ये वाली चीज को एक काम करो, माइनस वाली चीज को उधर भेज दो और ये काई ए को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस काई ए इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी नॉट बी. 1 माइनस काई ए क्या होगा, काई बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी नॉट बी. काई बी इंटू पी नॉट बी इज इक्वल्स टू पी बी. देखो बेटा ध्यान से, ये राउल्स लॉ आ चुका है, याद करिए, ये राउल्स लॉ का ही रिलेशन है. मतलब पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी, ये राउल्स लॉ का ही रिलेशन है. इसका मतलब आरएलवीपी को मैंने जब सॉल्व किया तो आरएलवीपी को सॉल्व कर कर अल्टीमेटली राउल्स लॉ आ गया. इसका मतलब आरएलवीपी के क्वेश्चंस राउल्स लॉ से भी हो सकते हैं, बट आप लोगों को अगर एग्जाम में सीबीएसई में आ रहा है तो आप आरएलवीपी का न्यूमेरिकल आरएलवीपी से करेंगे. बट अगर एमसीक्यू आ रहा है तो आप फटाफट से वही क्वेश्चन
राउल्ट्स लॉ से कर सकते हैं, उससे आपको काफी छोटा पड़ेगा। ये है RAULTS, राउल्ट्स लॉ, और हमने स्टार्टिंग कहां से करी थी? RLVP से। तो RLVP इज अ डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, इज अ डिराइव्ड पार्ट ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये रहा मेरा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आज मेरा टारगेट है दूसरा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करवाऊं, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर उसके लिए ग्राफ जरूरी है भाई साहब, जिससे दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट। तो ग्राफ क्या है भाई साहब? हम लोग क्या जानते हैं नॉर्मली में, ये ग्राफ हम जानते हैं, यहाँ पर भी वही है कि पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई बी के। ये रिलेशन यही से आया, देखो आप, पीबी और काई बी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पी नॉट भी तो कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। पी नॉट भी तो कांस्टेंट है। तो ये राउल्ट्स लॉ ही है, तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं, सीधे बनता है ऐसे। यहां लिखोगे पीवी प्रेशर, अब एक ही प्रेशर है तो मैं सिर्फ पी लिख रहा हूं, क्योंकि ए तो है ही नहीं ना भैया कहानी में। और यहाँ काई, उसी का काई लिखना है तो लिख लो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। काई ऐसे ऐसे बनता है, पर एक्चुअली ये ऐसे नहीं बनता, थोड़ा सा कर्वलीनियर बनता है, कर्व बनता है। रीजन उसका क्या है कि यहाँ पर सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। एनवीएस सॉलिड होते हैं, याद रखना, एनवीएस सॉलिड होते हैं और ये लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड, अगर लिक्विड लिक्विड होता है या सॉलिड सॉलिड होता है तो उसका स्ट्रेट ग्राफ बनता है। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड है, इसलिए थोड़ा सा कर्विलिनियर ग्राफ हमें देखने को मिलता है। इस तरह से देखने को, इस तरह से है ये स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब एक चीज को बढ़ाई जाए तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं काई बी की ये वैल्यू थी तो पीबी की ये वैल्यू थी, काई बी की वैल्यू बढ़ गई तो पीबी की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है, पर अगर मुझे बनाना है, आप कहेंगे सर इसका भी ग्राफ बनाओ और इसका भी ग्राफ बनाओ, मतलब पी नॉट बी जब अकेले था और पी बी जब वो सॉल्यूशन में चला गया, तो मैं कहूंगा दोनों के वेपर प्रेशर में एक चीज की गड़बड़ आएगी। अगर मैं ये बना रहा हूं प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, सपोज करो, अभी सुनना बस, ये मान लो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, देन सॉल्यूशन का ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। उसके नीचे बनेगा हमेशा, जो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा उसके नीचे बनेगा। सर ये नीचे बनने का लॉजिक क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ग्राफ इंडिपेंडेंटली, दोनों ग्राफ ऐसे हैं, दोनों ग्राफ अलग अलग अगर बनाना चाहते हैं तो अलग अलग ऐसे हैं। जब कंबाइन कर दिया तो सॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा है, उसके नीचे आने का क्या कोई सिग्निफिकेंस है? यस, सिग्निफिकेंस है। अगर एक पर्टिकुलर की बात करता हूं, मान लो मैं इस मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं, इस मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं, तो इस मोल फ्रैक्शन पर प्योर सॉल्वेंट का जहां वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, ये है पी नॉट बी, इतना होना चाहिए था। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, इतना होना चाहिए था, तो सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट की। पर जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया, क्या देख रहा हूं? ग्राफ नीचे आ गया। नीचे बनने का मतलब है ये है पीबी, ये है पीबी। तो इसका मतलब हर बार, हर एक पॉइंट पर, हर मोल फ्रैक्शन पर जितना अकेले का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा उससे कम मिलेगा तुम्हें। यही तो रिलेटिव लोअरिंग है, इसी को तो हम डेल्टा पीबी कहते हैं। यही तो डेल्टा पीबी है बेटा, डेल्टा पीबी, यही तो है डेल्टा पीबी। दिस इज द डिफरेंस। जितना नीचे होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में तुम एक ही मात्रा और डाल दो, एक ही मात्रा और डाल दोगे तो ग्राफ और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस है और बढ़ जाएगा। अगर तुम सॉल्यूट की मात्रा कम कर दो तो उसके करीब बनेगा। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर है, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है बी का ग्राफ, ए के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है बी का ग्राफ। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही।
तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है ईबीपी। ईबीपी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होना मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आना मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? क्योंकि ग्राफ की बात चल रही है तो मैं इसको पहले ग्राफ से समझा देता हूं, फिर अलग मोड से समझाऊंगा, ठीक है ना। दूसरे तरीके से इसके फिर बाद में समझाएंगे। ये है प्रेशर, यहां पर है मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि एक का ग्राफ बनेगा ऐसे, ये है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। इसको मैं दो तरीकों से समझाऊंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, एक ग्राफिकली और एक नॉन ग्राफिकली। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल क्रक्स में बताऊं। दूसरा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हो गया, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और आप जानते हैं सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा प्योर सॉल्वेंट के नीचे बनता है। क्यों नीचे? मतलब क्या? ये वर्टिकल लाइन में ऊपर नीचे क्या शो रहा है? प्रेशर। तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा कम होता है, इसलिए उसका ग्राफ हमेशा नीचे बनता है, हमेशा नीचे बनता है। सुंदर नहीं बन रहा? हाँ अब सुंदर, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। याद रखिएगा, जितना हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते रहेंगे मतलब काइए डालेंगे और नीचे, ठीक है। और नीचे। अच्छा, अब सब लोग जरा बॉइलिंग पॉइंट को याद करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, किसी को याद है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी को याद है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन? नहीं याद? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? किसी को याद नहीं है बॉइलिंग पॉइंट क्या? जिसमें वो उबल जाए, जब जब वो उबल जाए। उबलने का मतलब क्या है यार? इट इज नॉट अ डेफिनेशन। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया एक लिक्विड, ठीक है, लिक्विड ले लिया। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे पहले क्या होगा, एक लिक्विड का वेपर एस्केप करेगा, बहुत बढ़िया। फिर एक और लिक्विड का वेपर एस्केप करेगा, बहुत बढ़िया। एक और करेगा, बहुत बढ़िया। और एक समय आने पर मैंने आपको सिखाया है कि और वेपर्स नहीं बनेंगे एक समय आने पर। क्यों? क्योंकि वेपर्स है ना, इधर उधर हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो नीचे की तरफ भी ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स। और एक समय ऐसा आएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर ये गैस का है जो ऊपर से आ रहा है, और नीचे से लिक्विड का आ रहा है, दोनों वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं उस समय पर, और नए वेपर्स बनना बंद हो जाते हैं। उस समय जितने वेपर बन गए, उसके बाद लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इसका मतलब एक नया वेपर बनेगा तो एक पुराना वेपर लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब उस समय जितने वेपर्स बन गए वो फाइनल काउंट होगा, और उस समय जितने वेपर्स का प्रेशर होगा वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। ये तो पहली डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की, जो मैं पहले लेक्चर्स में भी काफी बार बता चुका हूं आप लोगों को। मतलब शुरू शुरू में वेपर बना, फिर वेपर बना, फिर वेपर, वेपर बनते गए। ये वेपर हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, नीचे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो जब इतने वेपर्स बन जाएंगे कि ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर हो जाए, इसका मतलब उसका वेपर उसके लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो आप लोग समझ जाइए उस समय पर और वेपर्स बनना बंद हो जाएंगे, और उस समय पर वेपर का जो प्रेशर होगा वो होगा
वेपर प्रेशर। ठीक है, ये डेफिनेशन पहली रही। ओके गुड। अब समझिए मेरी बात, बाहर एटमॉस्फेयर से भी एक प्रेशर आता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर होता है जो उस कंटेनर पे लग रहा है, जो उसके कंटेनर पर ढक्कन पे, जैसे मान लो आपने लिक्विड को उबाला है, तो लिक्विड को उबाल रहे हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया या बंद करा, तो उसके कंटेनर पर बाहर से एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं उसे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब हमने हेनरीज लॉ पढ़ाया था, आपको समझाया था कि ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जब हम कोर ऑफ द अर्थ की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रेशर होता है, ये आप आज जानते हैं अच्छी तरह से, और हम मान के चलते हैं कि वो एक एटमॉस्फेयर होता है, वन एटमॉस्फेयर होता है। मतलब एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके कंटेनर के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर वेपर्स बनने रुक गए, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब तुमने गेम खेली, क्या तुमने उस लिक्विड को गर्म करना शुरू किया, बर्नर से गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, तो नीचे वाला फोर्स ऑब्वियसली बढ़ गया। मतलब ऊपर, पहले ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर थे, पर तुमने गर्म कर कर नीचे वाले फोर्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से नीचे वाला फोर्स बढ़ गया, लिक्विड का फोर्स बढ़ गया, और ज्यादा नए वेपर्स बनने लगे, और नए वेपर्स बनने लगे, और एक समय आने पर इतने वेपर्स बन गए कि उन वेपर्स का नेट वेपर प्रेशर एक एटीएम के बराबर हो गया। इन दोनों, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। जैसे ही ये दोनों बराबर हुए, मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक एटीएम एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गए, मैं कह दिया वो लिक्विड बॉयल हो गया, उबल गया, वो लिक्विड उबल गया है। और अगर तुम और ज्यादा हीट दोगे तो अब वो कंटेनर का ढक्कन उठने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया। लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक एटीएम के बराबर आ गया तो तुम समझ जाओ वो बॉइलिंग हो गई, बॉइलिंग। अगर और ज्यादा तुम टेम्परेचर दोगे तो एक एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा और ढक्कन खुलने लग जाएगा, और एक समय आने पर ढक्कन फट से निकलेगा। जैसे सीटी होती है ना, कुकर का सीटी निकलती है फट से, फट, प्रेशर रिलीज करने के लिए। इसीलिए तो उसको प्रेशर कुकर कहते हैं, क्योंकि वहां पर कुकिंग प्रेशराइज्ड वे में होती है। यही तो सेम सीन है वहां पर, यही तो हो रहा है प्रेशर कुकर में। तो मेरे ख्याल से आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन एटलीस्ट जानते, तो सबसे पहले मैं यही, हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बच्चों तक नहीं पता होती, बेसिक डेफिनेशन होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन, दो डेफिनेशन लिख रहा हूं, पहले मैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी लिख रहा हूं, फिर बॉइलिंग पॉइंट भी लिखूंगा, ठीक है। सो व्हेन द वेपर प्रेशर, व्हेन द pressure of vapors of any liquid is in equilibrium, with the pressure of its liquid molecules, then at that time the pressure exerted by its vapors is known as vapor pressure of that liquid। ठीक है, पहली डेफिनेशन रही। दूसरी डेफिनेशन, when the vapor pressure
और बढ़ाओ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को और बढ़ाओ, कैसे? हीट करके। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, और हीट कर करके व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल to 1 atm, that is atmospheric pressure, then then the point, then the temperature will be known as boiling point of liquid. उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा बेटा, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इधर आ जाता हूं मैं इस ग्राफ पर, ठीक है। इस ग्राफ पर मैं, आप कहते हैं सर यहाँ पर इस वाई एक्सिस पर क्या देख रहे हैं? मैं कहूँ वाई एक्सिस पे तो प्रेशर देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर होगा मान लो 0.1, यहाँ 0.2, ऐसे करते करते यहाँ 0.5, ऐसे करते करते यहाँ मान लो 1 atm, 1 atm के बराबर, ठीक है, 1 atm के बराबर। ये सारा प्रेशर यहाँ पर एटीएम में दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर प्रेशर 0.1 था, 0.2, 0.50 ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर 1 atm। अगर मैं इस लाइन को खींच दूं सीधा, इस लाइन को सीधा खींच दूं, तो इसका मतलब क्या है? ये जहां पर कट रही है, यहाँ ये जिसको काट रहा है ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको नीचे मिला दूं तो ये क्या शो कर रहा है? कौन मुझे बताएगा? ये वाला, यहाँ पर अब टेम्परेचर दिखाना पड़ेगा मुझे, टेम्परेचर दिखा रहा हूँ, सॉरी। टेम्परेचर के साथ साथ वेपर बढ़ेगा। प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, तो सेम ग्राफ ही बनेगा, कोई अलग बनेगा, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर क्या है? ये वाला वो टेम्परेचर है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब पीली वाली लाइन 1 atm को क्रॉस करती है, या पीली वाली लाइन 1 atm को इंटरसेक्ट करती है। पीली वाली लाइन मतलब क्या शो कर रही है? पीली वाली लाइन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर शो कर रही है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1 atm के बराबर हो गया। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट बॉयल हो गया। इसका मतलब ये टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहेंगे T0B, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं नीली वाली लाइन कहां कट रही है। नीली वाली लाइन उसको जहां काट रही है, इसका मतलब इस टेम्परेचर पर नीली वाली लाइन का प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। और जैसे ही किसी लिक्विड का प्रेशर 1 atm के बराबर होता है, हम कहते हैं वो लिक्विड बॉयल हो जाता है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन भी बॉयल हो गया, सॉल्यूशन बॉयल हो गया इस पर। तो ये हुआ TB, नॉट वाला मतलब अकेला प्योर सॉल्वेंट, और ये हुआ, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या दिखा रहा है बच्चों? डेल्टा TB दिखा रहा है, डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको प्रेशर से जोड़ते हैं, कैसे? भाई साहब, मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और डाल दूं, और डाल देता हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, क्या होगा ना और डाल दूं तो? और डाल दूंगा तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, नीचे बनेगा। जितना नीचे बनेगा, ध्यान से देखो, ये उतना आगे जाकर उसको काटेगा। आगे जाकर काटने का मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? और नीचे होगा, और नीचे होगा, और नीचे होगा, और नीचे होगा, तो और आगे जाकर काटेगा उसको, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। इसका मतलब जितना ये होगा, ये मतलब जितना फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग आएगी, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आएगा। जितनी ये लाइन नीचे होगी उतनी बॉइलिंग पॉइंट आगे होगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब जितना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना निर्भर करता है
प्रेशर कितना कम हो रहा है, और प्रेशर कितना कम हो रहा है वो निर्भर करता है कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाले। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना भी अल्टीमेटली इस पे डिपेंड करता है कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप डाल रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बच्चों बहुत ध्यान से समझते रहो, उसको एक ग्राफिकल तरीके से हमने समझा है, दूसरे तरीके से यहां पर समझाऊंगा। मैंने मान लिया इसका बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी। टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग, ये टी नॉट भी है वो टी, ये टी नॉट भी है वो टी भी है, ध्यान से रखिए। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा एकदम फ्रेश माइंड से। मैं रेड कलर का पेन ले रहा हूँ, यहां पर वो कॉन्सेप्ट लगाइए जरा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बाहर एक प्रेशर होगा, उसे हम कहते हैं एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, यहां से लिक्विड वाले वेपर प्रेशर मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं। बहुत ज्यादा वेपर्स हैं, बहुत ज्यादा येलो वेपर्स हैं, तो इसका मतलब ये बहुत जल्दी एक एटीएम के करीब आ जाएंगे, क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। देखो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेपर्स है। थोड़ा सा हीट करोगे और वेपर आ जाएंगे और ये एक एटीएम के बराबर आ जाएगा। यहां पर वेपर तो बहुत कम है भाई साहब, तुमको भाई से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ वेपर्स बहुत कम है, तुम्हें बहुत हीट करना पड़ेगा, तब जाकर इनका वेपर प्रेशर एक एटीएम के बराबर बनेगा। इसका मतलब इन शॉर्ट इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जितना आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वहां पर सरफेस पे उसकी एक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, वेपर्स उतने कम हो जाएंगे। जितने वेपर्स कम हो जाएंगे तुम्हें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उतने वेपर्स बन सके जो एक एटीएम का सामना कर सके, तभी तो वो वेपर बॉयल होगा, तभी तो हम समझेंगे वो बॉयल हो गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूछूं बेटा एक एटीएम के क्लोज जल्दी कौन आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जल्दी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी वेपर्स बहुत बन रहे हैं। इसको थोड़ा सा और टेम्परेचर दूंगा तो इसका वेपर प्रेशर एक एटीएम के जल्दी ही करीब आ जाएगा। इसका मतलब ये जल्द बॉयल हो जाएगा, कम टेम्परेचर देने पे बॉयल होगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बच्चों वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर ऑलरेडी वेपर प्रेशर बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से भाई साहब अगले के वेपर प्रेशर कम हो गए, अगले के वेपर प्रेशर कम, वेपर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एटीएम तक जाने के लिए, बिल्कुल। तो इसको मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वेपर बने और वो एक एटीएम के बराबर बने। यस, इन शॉर्ट यही कहानी है बच्चों, यही कहानी है कि क्यों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर आप एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी बता रहा हूं भाई साहब, हम लोग अपने घरों में जब अंडे उबालते हैं तो अंडे उबालते हुए हम लोग नमक डाल देते हैं। हम जो घरों में आलू उबालते हैं तो मम्मियों से पूछा करो, मम्मियां आलू उबालते हुए नमक डाल देती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ प्योर पानी की बात करता हूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर जब मैं नमक डाल देता हूं तो नमक एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से आलू ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर पकता है, ज्यादा अच्छी तरह से पकता है, अंडा भी अच्छी तरह से उबलता है। पानी में डाल दूंगा तो पानी जल्दी उबल जाएगा, अंडा अच्छी तरह से पकेगा नहीं। आलू उबालूंगा, पानी जल्दी उबल जाएगा, आलू अच्छी तरह से पकेगा नहीं। नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से अब ज्यादा टेम्परेचर ले पा रहा है ताकि जो आलू है या जो अंडा है वो अच्छी तरह से उबल पाए। ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, आप नमक डालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 101 102 पे जाएगा। नमक और ज्यादा डालेंगे 103 हो जाएगा, नमक और ज्यादा डालेंगे 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नमक पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसे एबिलियोस्कोपी भी कहते हैं, एबिलियोस्कोपी। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं इधर ध्यान से देखिए।
when a NVS is added to a volatile solvent, then vapor pressure decreases and hence ग्रेटर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. ग्रेटर टेम्परेचर will be required to boil that solution. That is, an elevation in BP will be noticed. Such phenomena in which boiling point is increased, boiling point को बढ़ा दिया, boiling point is increased by the addition of NVS is known as abelioscopy. इसको abelioscopy भी कहते हैं. तो what do you mean by abelioscopy? If somebody is going to ask you define abelioscopy, so abelioscopy is a phenomena. Abelioscopy is a phenomena in which the boiling point increases upon the addition of non-volatile solute. इसका मतलब non-volatile solute डालने से किसी liquid के boiling point के बढ़ जाने को abelioscopy कहते हैं. ठीक है. और ये कितना डिफरेंस जो है, ये डेल्टा टीबी जो है, ये जो डेल्टा टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के. एम मतलब होता है मोलैलिटी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोलैलिटी. यहां पर डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? डेल्टा टीबी का मतलब बता देता हूं. वेयर डेल्टा टीबी का मतलब है टी बी माइनस टी नॉट. क्यों? क्योंकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो टी नॉट भी है अकेले का बॉइलिंग पॉइंट और टी भी है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट. तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हुआ ना. यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हुआ क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो फाइनल वाला बड़ा हुआ. तो डिफरेंस निकालने के लिए टीबी माइनस टी नॉट भी करेंगे. और प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर में हम क्या कर रहे थे? प्रेशर पहले वाला ज्यादा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से प्रेशर कम हो गया. तो वहां पर डिफरेंस निकालने के लिए पी नॉट बी माइनस पीबी करते हैं. बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, इसलिए मैंने इसको डील कर, मैं इसको उधर भी लिख देना चाहता हूं. डेल्टा पीबी अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो पी नॉट बी माइनस पीबी होगा, क्योंकि पी नॉट बी की वैल्यू पीबी से बड़ी है. फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता हूं तो डेल्टा टीबी का मतलब है टी बी माइनस टी नॉट बी, जहां पर टी बी की वैल्यू टी नॉट बी से बड़ी. इस बात को गांठ बांध लीजिए. यहां पर डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? डेल्टा टीबी का मतलब टीबी माइनस टी नॉट. यहां पर टेम्परेचर दिखाया जाए, टेम्परेचर. ठीक है. टी नॉट बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. इस बात का ध्यान रखिएगा. प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. वो कांस्टेंट होगा यहाँ पर केबी. वो कांस्टेंट होगा यहाँ पर केबी. ठीक है. तो ये लाइन आ गई. केबी का मतलब क्या है? केबी का मतलब है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. क्योंकि फिनोमिना एबिलियोस्कोपी है तो उस कांस्टेंट का नाम भी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. अगर मैं इसकी यूनिट की बात बताता हूं केबी की, तो केबी क्या हो जाएगा? केबी, ये एम नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? केबी इज इक्वल्स टू केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन में एम.
तो उसके यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट है डेल्टा टीबी की, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर इज ऑलवेज केल्विन। अपॉन में मोलालिटी की आप जानते हैं क्या होती है, मोल केजी इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। फॉर वाटर इस केबी की वैल्यू फिक्स होती है 0.51 केल्विन केजी पर। इसी तरह से अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होती है। और आज हमने भाई साहब सीख लिए दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अहम। मौके पे बिल्कुल चौका मारा है बेटा, सच बात बता रहा हूँ, आज की क्लास बड़ी फ्रूटफुल रही है। अगर किसी ने सुना हो ना, हमने एक तो पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को भी बताया है पूरा, और फिर हमने दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया। तो अब चैप्टर बचा नहीं है, 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, एक आध क्लास शायद इसके न्यूमेरिकल पे लग सकता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर था, जो हमने ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग पे है। मैं और 2 क्लासेस लूंगा इस चैप्टर की, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई साहब, सिर्फ मैक्सिमम 2 लेक्चर्स। उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे तुम लोग जितना टाइम खींचो उस पे, और उसके बाद जरूर इसका एक टेस्ट होगा, तो प्लीज उसकी तैयारी साथ के साथ करते रहिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। गॉड ब्लेस, टेक केयर एवरीवन।